अभी 2024 दूर है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमने सभी लोगों को आजमाया और हमारे हिस्से में क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूंगा, बाकी पार्टी की लीडरशिप का जो आदेश होगा, जो उनका स्टैंड होगा, मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। आज मैं ये कुछ बड़ी बात इस पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2023 के चुनाव के लिए पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूत से लड़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा छोटे छोटे दल को लेके, जिस तरह से हमने करके भी दिखाया 12 फरवरी को भोपाल में, हम एक बड़ी ताकत बना के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करें। जिस तरह से आदिवासियों के साथ मणिपुर में हो रहा है, उन बच्चों के साथ कौन जवाब देगा? रूह कांप जाती है, नींद नहीं आती है, जिस्म छन्नी हो जाता है। जो अन्याय हो रहा है कौन जवाब देगा? कैसे रहेंगे बहन बेटे सुरक्षित? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी, कौन जवाब देगा? देखिए, आज का जो धरना था उसमें हमारा 12-13 सूत्रीय ज्ञापन है, जो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया है। क्योंकि देश की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही, क्योंकि उनकी सरकारों में तो जिस तरह से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये इससे स्पष्ट होता है कि वो उनका बस चले तो वो हमसे रोटी खाने का अधिकार भी छीने। तो बहुत सारी मांगे हैं और वो सारी मांगे, एक व्यक्ति पे हमला हो, उसकी जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जो रोज बहन बेटियों के साथ रेप हत्याएं हो रही हैं, जो मणिपुर में हो रहा है, जिस तरह से शराब पी के जो है कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई जूते चटवा रहा है, कोई जूते में पानी पिलवा रहा है, कोई मूछें रखने पर हत्या कर रहा है, कोई गरीबों की जमीन छीन ले रहा है, कहीं बहन बेटी पे तेजाब डाल के रेप करके उसको कुएं में डाल दिया जा रहा है, कहीं जो है मटकी छूने पर हत्या हो रही है। इस अन्याय का जवाब देने के लिए आज हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली कूच करने के लिए कहा था और हमने ज्ञापन दिया है और 15 दिन का उनको समय दिया है। 15 दिन के बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे की लड़ाई हमको कैसे लड़नी है। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? देखिए, हमारी पहली मांग है, भारत क्योंकि गणराज्य है, यहाँ लोकतंत्र है, तो जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी जनता में भी उस आबादी का जो सदियों से अन्याय अत्याचार सहती रही, जिसके साथ जुर्म जाती हुई और आज भी जो तमाम तरह की मुसीबतों की शिकार है, गैर बराबरी की शिकार है। हमारी पहली मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछली 10 सालों के अंदर एक भी शेड्यूल कास्ट का जज एचजेएस के जरिए भर्ती नहीं। ये एक षड्यंत्र बना के, ऐसा ही पिछड़ी जातियों का हाल है, जबकि हमें 21.5-22% आरक्षण है, 27% पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, फिर भी उन्होंने किस तरह से हमें रोका जाए। जब वो हमें कंपटीशन में नहीं रोक पाते तो उन्होंने इंटरव्यू में एक बैरियर लगा दिया कि 80 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, और इंटरव्यू में नंबर देने वाले उनके लोग हैं, तो वो 70 से 79 के बीच देके हमारे लोगों को रोक देते हैं। ऐसा एक मामला आपने एक आदिवासी बच्ची के साथ भी सुना होगा। ये एक षड्यंत्र है हमें जो हायर जुडिशरी से रोकने का, क्योंकि एचजेएस के जरिए जो भर्ती होगा वो 10 साल में हाईकोर्ट का जज बन जाएगा, और जब हाईकोर्ट में हमारे लोग होंगे तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है ना, उस पर रोक लगेगी। इसलिए हमारी मांग ये है कि हायर जुडिशरी में एससी एसटी ओबीसी को जनसंख्या के आधार पे आरक्षण जो है की व्यवस्था की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि आपने एससी एसटी आयोग बनाया हुआ, उस आयोग का फायदा क्या है? उसका काम है ये कि जो एससी एसटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर निगरानी करे, लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि 20-20 हजार फाइलें पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने ज्ञापन जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब से ये महसूस होता है कि हमारे ज्ञापन शायद वहां कोई देख भी नहीं रहा है। और कुछ स्टेट तो ऐसे जैसे बिहार है, वहां आयोग ही नहीं है। उत्तर प्रदेश अभी आयोग के अध्यक्ष ही नहीं है 2.5 साल से। इसका मतलब इन सब संस्थाओं का, जो संस्थाएं हमारी पैरवी के लिए थी, हमें संरक्षण देने के लिए थी, उनको पंगु बना के सरकारों ने छोड़ दिया। इसलिए हमने मांग की है कि एससी एसटी का एक तो जो जज हो वो कोई पॉलिटिकल आदमी होने की बजाय उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाए, जिसको जानकारी अपने अधिकारों की। और दूसरा, जिला लेवल तक भी आयोग का गठन किया जाए और उनका काम हो कि वो एससी एसटी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उन पर निगरानी रखे, और जो अधिकारी चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में या जो और कहीं किसी उसमें एविडेंस पे जो गलतियां की जा रही है उनको पकड़ के ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने का काम करे, सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज कराने की मदद करें।
हमारी तीसरी मांग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक्ट से जुड़ी हुई है। हमने मांग की है कि एक्ट में प्रावधान है कि 7 साल से ज्यादा प्रैक्टिस किए वकीलों की एक पैनल बनेगा जिसका काम होगा कि वो कोर्ट की पैरवी पे निगरानी रखे। हम लोग लीगल में सबसे पीछे रहते हैं, इसलिए हम लीगल को मजबूत करने के लिए हमने मांगे की हैं। क्योंकि 2018 में जब संशोधन हुआ एक्ट में, बीजेपी ने इसका बहुत गुणगान किया कि हमने एक्ट में वो किया, लेकिन उस एक्ट को इतना कमजोर कर दिया है। उसमें प्रावधान है कि 60 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए। आप बताओ कितने मुकदमे में 60 दिन के अंदर सजा हो रही है? ये सब सत्ता के संरक्षण में हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए हमने ये भी मांग की है कि एक्ट में जो 8,25,000 रुपए मिलते हैं एक व्यक्ति को, अगर सामने वाला कोई फेस वैल्यू वाला वकील खड़ा कर ले 10-20 लाख के फीस वाला, तो हमारा आदमी क्या करेगा? हत्या, रेप जैसे मुकदमे अपने लोगों को बचाने के लिए लोग खड़े करेंगे। तो ऐसे में हमारी तरफ से कौन वो होगा? इसलिए हमने मांग की है कि SC/ST के जो हीनियस क्राइम, जैसे वो 307 का मामला हो, वो 302 का मामला हो, वो 376 का मामला हो, हत्या, रेप, ऐसे मामलों में, किरातन हत्या या अपमान के मामलों में 50 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा जो है वो पीड़ित के परिवार को मिले, प्लस उसको एक सरकारी नौकरी मिले कि जिनके परिवार से व्यक्ति चला गया उनको अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के सभी कर्मचारियों के लिए जो आर्टिकल 16(4)(a) कहता है प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार कराए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि होना चाहिए, लेकिन ये कह दिया कि सरकार चाहे दे सकती है। कोई सरकार नहीं देगी क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं बहुजनों की। तो इसलिए हमने मांग की प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC कर्मचारियों को दिया जाए। फिर हमारी ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो। आप पहले SC/ST की जनगणना कराते, अब आपने वो भी बंद कर दी। वो 21 में होनी थी, 23 चल गया आपका, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और सबकी तो 19 जो है वो जातिगत जनगणना जो है वो 1931 के बाद हुई नहीं है। तो पिछड़ों की कितनी आबादी कैसे पता लगेगा? उनके पास कितने संसाधन है कैसे पता लगेगा? अल्पसंख्यक कितनी आबादी है, उनके पास कितने संसाधन कैसे पता लगेगा? और जो दलितों की बढ़ती आबादी है उसका संरक्षण कैसे होगा, उनका प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा? इसलिए हमने मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसपे सरकार मौन है। जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पर्दा हट जाएगा किसके अधिकार किसने छीन रखे। हमने जो जिन सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर दिया है, हमने उनको राष्ट्रीयकरण करने का, और इसके जरिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था खत्म की जा रही है, ये खत्म ना हो, इसलिए हमने निजीकरण के विरोध किया और कहा है कि सरकार निजीकरण पर रोक लगाए। और जिनका निजीकरण कर दिया अपने चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, जो कि संविधान के आर्टिकल 39B का वॉयलेशन है। 39B ये कहता है कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति को नहीं दिया जा सकता। तो हमने मांग की है कि भाई ये अन्याय रोका जाए और निजीकरण बंद किया जाए। उसके बाद आरक्षण के साथ जो घोटाला रहा है वो बंद हो निजीकरण के जरिए। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की हमने मांग की है। अग्निवीर के जरिए जिस तरह से पहले हमारे बच्चे सेना में जाते थे, दलित पिछड़े वर्ग, किसान, कामगार बच्चों के लोगों के, अब वो बंद हो गए। 4 साल की नौकरी और 4 साल में भी जब ट्रेनिंग से बहुत सारे बच्चे भाग आए, इसलिए अग्निवीर योजना खत्म करके पुनः भर्ती जो है, भर्ती काम वो शुरू किया जाए। हमने तो बहुत दिन पहले भी कहा कि अगर जाति आधारित रेजिमेंट आपको रखनी है तो हमारी आप चमार रेजिमेंट पुनः बहाल कर दो। आप और जातियों को भी सम्मान देते, उनको भी देश सेवा का मौका दो। आप गुर्जर रेजिमेंट बना दो, आप अही रेजिमेंट बना दो, आप प्रजापति रेजिमेंट बना दो, या फिर देश की सेवा करने वाली समाज को भी पुनः आप उनकी रेजिमेंट बहाल करके मौका दो। हमने किसानों के लिए MSP पे गारंटी की बात की है, और फिर हमने ये भी बात की है कि किसानों को पे जो झूठे मुकदमे लगा के उनको परेशान किया गया 13 महीने के आंदोलन में, मुकदमे वापिस हो। और जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं 6,000 रुपये, उसको बढ़ा के 24,000 रुपये किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा ये क्षेत्र किसानों का है, किसानों का और मजदूरों का अपना एक अलायंस है नेचुरल, तो उनको भी जो है ना इसकी सुविधा का फायदा मिले। हमने आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से आरक्षण व्यवस्था पे भी कुठाराघात हो रहा है, और जिस तरह से समान काम समान वेतन का प्रस्ताव और अधिकार जो है संविधान देता है, उसका जो उल्लंघन हो रहा है, इसके खिलाफ भी हमने मांग की है कि समान काम का समान वेतन। अगर आप किसी को ठेके में भी रख रहे, पहले ठेकेदार और संविदा कर्मी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी ताकत है वो अपने लोगों को रख के और फिर खत्म कर देते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे लोगों को, जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए हमने मांग की है कि जो ठेके पे काम कर रहे हैं उनको आरक्षण का नियमावली का पालन करते हैं, उनको आप परमानेंट करें। इससे हमारे दिल्ली में लाखों कर्मचारी परमानेंट हो जाएंगे। या फिर आप उनको अगर ठेकेदारी पे भी काम लेना चाहते हैं तो जब आप सरकारी को 50,000 रुपए दे तो उसको 50,000 रुपए दो, जब आपसे उसी वही काम ले रहे हो। उसके साथ साथ
हमारी और महत्वपूर्ण मांग है कि यूसीसी की बात सरकार कर रही है, उसको चुनावी एजेंडा बना रही है। हम इसको लागू करने से पहले और इस पे बात करने से पहले हम ये चाहते हैं कि देश में क्या सरकार बताए क्या सामाजिक और आर्थिक गैर खत्म हो गई है, धार्मिक और राजनीतिक गैर बराबरी खत्म होगी, शैक्षणिक जो है गैर बराबरी और लैंगिक गैर बराबरी क्या खत्म होगी। सरकार को इसके डांटे जो है जारी करना चाहिए और पहले इन पे काम करना चाहिए। अभी देश हाशिए पे पड़ा है, 80 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं, 54% लोगों पे एक जमीन नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, देश की आजादी के बाद इन वर्गों को मिला क्या है, इनकी वोट 85% है, इनको हिस्सेदारी कितनी मिल रही है। और एक हमारी मांग है, क्योंकि पिछले बहुत दिनों तक हमारे लोगों ने मजाक बनाया, विरोधियों ने मजाक बनाया ये कह के कि हमला जो है ये पराजित हमला है, सुरक्षा के लिए है या सस्ती लोकप्रियता के लिए है। ये सारा हमला जो है सरकार के संरक्षण में पराजित हुआ। और मैं प्रधानमंत्री से आज दिल्ली कहने आया था, उनको कब सुनाई देता है। मैंने उनसे मांग की है, हमारे संगठन, हमारे नेताओं, हमारे साथियों के जरिए, कि भाई इस घटना की सीबीआई जांच कराया जाए। आपने चंद लोग पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने जो बड़े जिन लोगों ने इसको संरक्षण देने का काम किया, जिनके नेतृत्व में अपराध हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए आप इसकी जांच कराओ कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है, हमें पता लगे कि हमारी हत्या कौन कराना चाहता है। और रही बात सुरक्षा की मांग करना हमारा अधिकार है। जब इस देश में जिनकी सरकारें हैं उनके विधायक को और मंत्री को, नेता को, सबको सुरक्षा मिल रही, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं। सरकार का जो पैसा जिससे उनको संरक्षण मिलता है, सुरक्षा को, वो सारा आम आदमी का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है। उस पैसे जब आप उनको सहूलियतें देते हो तो देश के विपक्ष के जो नेता उनको क्यों देते हो। इसलिए हमने उनसे सुरक्षा की मांग की है। लेकिन सुरक्षा से पहले जो मैंने आपको बताया कि मेरी सुरक्षा तो हो जाए, विनयतन सिंह जी की, आवेश जी की, जतिन जी की, अमित कसाना, रविंद्र भाटी की सुरक्षा कैसे हो, इसका भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जो सत्ता संरक्षण में हत्या हो रही बंद होनी चाहिए। और एक मांग हमने की है कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो इसके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे। 15 दिन हम इंतजार करेंगे, फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके बाद हम देश में घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जातियों बटा समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो आदिवासी समाज है उसको हम इकट्ठा करने का काम करेंगे। उनकी वोट की शक्ति, उनमें जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे और उनको समझाएंगे कि अपने देश में किसी के भरोसे मत रहो। 70 साल हो गए आपको इनके धोखे खाते खाते, अब इनके धोखे से बाहर निकल के आप आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ खड़े होकर अपने आप को ताकतवर बनाओ। क्योंकि जिनका राज होता है उनके साथ ये अन्याय अत्याचार नहीं होता। हमने अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पैदा किया कि उनको कोई अपराधी आके नोच ले। हमने इसलिए, हमारे परिवारों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे कोई उनकी मूंछ रखने पर हत्या कर दे। इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं और चैलेंज करने के लिए हम आए कि हम संविधान के जरिए इस चैलेंज का जवाब दें। लगातार देश में जब दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है तो जो आरोपी होते हैं विशेष जाति की, वो जाति के लोग पंचायतें करते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी करते हैं। लेकिन जब वो ओबीसी समाज के लोग किसी पर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कर देते हैं, उनको ऐसी सजा दी जाती है कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखती हैं। तो इस पर आपका क्या विचार? कानून, भारत में कहते हैं कानून सबके लिए जन्म से अधिकार है, लेकिन कानून यहाँ ताकतवर लोग कानून से खेलते हैं और गरीबों के लिए कानून जो है ना गले की फांस बन जाता है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कानून के नाम पे किसी एक समुदाय को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी एक समुदाय को छूट ना दी जाए। और देखो, फिर आप मेरी मानो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। समाज अब तक तैयार होकर अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा। इस अन्याय को समाज को सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। वो चाहें तो किसी गरीब के बेटे को भी ताकतवर बना सकते हैं और किसी अमीर को भी कुर्सी से उतार सकते हैं। देश भर से आपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, इतना बड़ा आंदोलन आज जंतर मंतर पर देखा, तो आपको क्या लगता है थोड़ी बहुत मांगों पर विचार किया जाएगा सरकार की? मैं तो ये इस जो सरकार अभी सेंटर में है, स्टेटों में बहुत नालायक सरकार, ज्यादा उम्मीद नहीं करता। लेकिन अपने समाज को समय समय पर जागरूक करना भी जरूरी है। आगे 2023 का चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का, और फिर 2024 का भी चुनाव है। हम इस देश में अपने आगे संविधान को छिन्न भिन्न होते हुए, उसके अधिकारों को खत्म होते नहीं देख सकते। हम सिपाही हैं मिशन के, हम लोग लड़ेंगे। इसलिए समाज को अभी से तैयार कर रहे हैं कि वो, और आज अग्नि परीक्षा थी कार्यकर्ताओं की, इतनी धूप में भी लोग डटे रहे। इससे स्पष्ट होता है कि बीमार में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे, उन्होंने कमर कस दी। अभी 2024 दूर है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमने सभी लोगों को आजमाया और हमारे हिस्से में क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। मैंने आज साथियों से भी कहा, जो विपक्ष दल के लोग आए थे, कि अपने अपने स्टेटों में भी सुधार करना चाहिए। जैसे मैंने आज बिहार वाली सरकार का, सामाजिक न्याय की सरकार है हमारी वहाँ, कि भाई अपने यहाँ आयोग तो बना लो, आपके यहाँ जो न्याय हो उस पर तो ठोस कार्रवाई कर दो, विश्वास तो पैदा होने दो समाज में। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मैंने उनसे भी कहा कि आपके यहाँ रेप, हत्या, इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप आंख बंद करके बैठे हैं, अपने नेताओं को कहो तो
तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूंगा, बाकी पार्टी की लीडरशिप का जो आदेश होगा, जो उनका स्टैंड होगा, मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। आज मैं ये कुछ बड़ी बात इस पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2023 के चुनाव के लिए पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूत से लड़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा छोटे छोटे दल को लेके, जिस तरह से हमने करके भी दिखाया 12 फरवरी को भोपाल में, हम एक बड़ी ताकत बना के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। एनडीए इंडिया से कोई अलग गठबंधन बनाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो बहुजनों का गठबंधन बनाना चाहते तो अलग अलग ही होगा। हैं। अगर उन किसी के गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, किसी के में कम लोग हैं, लेकिन अगर उनके किसी के भी गठबंधन में हमारे मुद्दे हो, क्योंकि देखो हम अगर किसी के साथ जाएंगे तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, अपने समाज की सुरक्षा के लिए जाएंगे, अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए जाएंगे, अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जाएंगे, ना कि कुर्सी के चक्कर में। तो हम अपने जिसके साथ जाएंगे, जो हमने आपको एजेंडा बताया, ये हमारा एजेंडा है 2023 का भी, 24 का भी, ये हमारा घोषणा पत्र भी, हम ताकत में आएंगे उसको लागू करेंगे। लेकिन अगर जो भी जिनके साथ भी बातचीत अगर कभी होगी, क्योंकि ये पार्टी का फैसला होगा, तो वो हमारे एजेंडे पे होगी, ना कि कुर्सी के लिए। कुर्सी तो यहाँ बहुत लोग आगे बैठे हुए हैं, आरक्षण की वजह से बहुत सारे एमपी एमएलए बनते हैं। आप बताओ कितने अपने समाज के लिए लड़ पा रहे, बोल भी नहीं पाते। जिस तरह से आदिवासियों के साथ मणिपुर में हो रहा है, उन बच्चों के साथ कौन जवाब देगा? रूह कांप जाती है, नींद नहीं आती है, जिस्म छन्नी हो जाता है, जो अन्याय हो रहा है कौन जवाब देगा? कैसे रहेंगे बहन बेटे सुरक्षित? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री ये कह के निकल जाते हैं, क्रोधित हूं, दुखी हूं, इससे काम चल जाएगा? मुख्य प्राइम मिनिस्टर आप, चंद्रशेखर थोड़े प्राइम मिनिस्टर है। चंद्रशेखर होता तो मुख्यमंत्री वो जेल में होता, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर, आप पे ताकत क्यों नहीं कर रहे हो बर्खास्त? क्यों नहीं वहां इमरजेंसी लगा रहे हो? क्यों नहीं वहां सेना भेज के और जो इस तरह के आरोपी उन सब पे कार्रवाई कर रहे हो? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो? बहन बेटिया के मरने के लिए इस देश में? प्राइम मिनिस्टर जवाब दे। नहीं, ये बहुत दुखद है, इसके लिए शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि देश में जब ऐसे लोग सरकार में बैठे हो जिनको बहन बेटियों के सम्मान की परवाह ना हो, उनके सरकार में बहन बेटियों को ऐसे ही कुचला जाएगा, और उनसे बचाने के लिए ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। सर आप विपक्षी नेता के तौर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 बैठक अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर हो गई, क्या आपके पास कोई सूचना आई कार्यकर्ताओं? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और देखे, मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष नहीं है, हम पक्ष हैं। हम अपने समाज का पक्ष हैं, क्योंकि हमारे समाज की बात कोई नहीं उठाएगा। हम अपने समाज का पक्ष हैं। समान शिक्षा कब लागू होगी? समान चिकित्सा कब लागू होगी? कब जो है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी पे बात होगी? कब जो है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जमीन मिलेगी, अल्पसंख्यक लोगों को? कब उनके साथ धार्मिक जो भेदभाव हो रहा है वो बंद होगा? कब उनके साथ मॉब लिंचिंग बंद होगी? कब एनसीआरबी का डाटा 50,000 का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा हर साल का कि बेटियों को नोच लिया गया है? कब बंद होगा? इसलिए हम पक्ष हैं, हम कोई विपक्ष नहीं है। एनडीए और इंडिया लगातार दोनों में बड़े समाज का वर्ग नेतृत्व करने वाला कोई भी नेता नहीं है दलित समाज की, तो आप किसमें देख रही है? मैं क्यों देखूं उनको? अपने समाज को देखूं जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, या उनको देखूं? और क्यों भाई, मेरे पास इतना समय है कि मैं देखते रहूं? वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चाहिए अच्छा काम करें। लेकिन आप भी जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, जिस तरह से सत्ता के द्वारा मशीनों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह धन बल की राजनीति कर रही है, पैसा बांट के और पैसा फेंक के और पैसा लुटा के लोगों की वोट को खरीदने का काम कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए अगर आज कोई उसका मुकाबला कर सकता है देश में, तो वो अम्बेडकरवादी कर सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। स्वागत है, स्वागत। मैं नहीं, मुझे न्योता नहीं था। नहीं, मैं तो साफ कहने वाला आदमी, मुझे कोई न्योता नहीं था। और न्योता, मैंने कहा न्योता आएगा भी, तो भी मुद्दे हैं। पहले मुद्दों पे बात होगी। सरकार बदल जाए तो हमारे मुद्दों को क्या होगा, ये भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो पहले मुद्दों पर बात होगी, समाज की बात होगी, पहले इस समाज को जातिगत जनगणना की बात होगी, प्रमोशन रिजर्वेशन की बात होगी, निजीकरण पे जो है उसका राष्ट्रीयकरण की बात होगी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की बात होगी। और आप जानो, आप अलग चैनल चलाते हो, आप अलग चैनल चलाओ, अलग चैनल, सब काम कर रहे हो ना, तो किसी को बड़ा छोटा थोड़ा, ये हम सब के लिए समान है। हम अपने समाज के का नेतृत्व कर रहे हैं, और उस समाज की सुरक्षा, रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, संविधान की रक्षा, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और हम ये करके दिखाएंगे। क्या कभी विचारधारा पर और क्या मुद्दों पर बात हुई विपक्षी नेताओं? नहीं, मैंने कहा कि मैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी हॉस्पिटलाइज था, अभी तो आगे 21 के प्रोग्राम में शामिल हूँ, अब फिर मैदान में जाकर लड़ूंगा। लास्ट एक सवाल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में चुनाव हुए कुछ महीने बाद, क्या रणनीति है आपकी 2023 के चुनाव में उतरने की, क्योंकि वह मजबूत पार्टी आज दिल्ली मजबूत मत कहो, मजबूत बहुजन समाज है, जिनका वोट है वही मजबूत है। आप लोग ये कहते रहते हो, इसलिए हमारा समाज का मनोबल गिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में साइकिल करते हैं।
जो कुछ भी होगा पार्टी उसकी डेट डिक्लेयर करेगी और आप आना ना, बहुत सारे सवालों के जवाब मध्य प्रदेश में दे देंगे। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।